बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ACCA FA1 में हमारा करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक चल रहा था और लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने करेक्शन ऑफ एरर में एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस के ऊपर बात करी थी। और उसमें हमने ये पढ़ा था देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैंने कहा था कि अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने आपको जो है वो 7 डिफरेंट किस्म के एरर्स बताए हैं, बाकायदा उनके जो है नाम है और उनकी प्रॉपर एक डेफिनेशन है। और उन एरर्स में जो है वो 7 किस्म के ऐसे एरर्स हैं जो कभी भी ट्रायल बैलेंस के जो रिकन्सलेशन है या जो वो इक्वल आते हैं। तो ट्रायल बैलेंस की जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आता है, तो वो उसको हिट नहीं करते, यानी एरर होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस 100% रिकनसाइल्ड आता है। तो देर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। इसको आप हिडन एरर्स भी कह सकते हो कि एरर्स होने के बावजूद, गलतियां होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस 100% इक्वल जाता है। तो देर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, कंप्लीट रिवर्सल एरर एंड कंपनसेटिंग एरर। उसमें हमने पहला एरर जो कंप्लीट करा था दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। पहले हमने इसकी जो है डेफिनेशन पढ़ी थी। इन एरर ऑफ ओमिशन वेयर द इंटायर एंट्री, वेयर द कंप्लीट एंट्री हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि पूरी की पूरी एंट्री आपने स्किप कर दी, बाय मिस्टेकनली अकाउंटेंट लिखना भूल गया, ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, तो डेफिनेटली आपका हमेशा जो है ट्रायल बैलेंस इक्वल ही आएगा। आगे मैंने एक चीज और भी लिख दी थी, इट मीन्स दैट देयर इज नो डेबिट रिकॉर्ड एंड नो क्रेडिट रिकॉर्ड। फिर एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि कैश सेल्स करी थी हमने 90,000 की, $90,000, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी नहीं, तो आपके पास एंट्री बनेगी, राइट एंट्री जो बननी चाहिए थी। मैंने कहा था पूरे इस चैप्टर के अंदर आपके पास जो टूल है जो इस सवाल को और इस जो आपके एरर्स हैं उसके लिए जो टूल्स हैं, एक राइट एंट्री है, एक आपके पास रॉन्ग एंट्री है और एक आपके पास करेक्ट एंट्री है। एक आपके पास राइट एंट्री है, एक आपके पास रॉन्ग एंट्री है और एक आपके पास करेक्ट एंट्री। तो राइट एंट्री में आपने एंट्री पास करी कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, और मतलब कि ये एंट्री बननी चाहिए थी। और रॉन्ग एंट्री में आपने कोई एंट्री ही नहीं बनाई, ना डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा। तो अब आप क्या करोगे, इसकी करेक्ट एंट्री जो बनेगी बच्चों वो बनेगी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, यानी पूरी की पूरी एंट्री बन जाएगी। आज इंशाल्लाह जो है हम सेकंड एरर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आपके पास एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन से क्या मतलब है, क्या इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लें। एरर ऑफ कमीशन, अच्छा जी सर, एरर ऑफ कमीशन में क्या करना है, क्या डेफिनेशन है? इन एरर ऑफ कमीशन, पहले तो मैं बुक की डेफिनेशन लिख दूं। इन एरर ऑफ कमीशन where nature of account, नेचर का मतलब एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज को कहते हैं, जो 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं। इन एरर ऑफ कमीशन वेयर द नेचर ऑफ अकाउंट इज करेक्ट बट टाइटल ऑफ अकाउंट इज रॉन्ग। याद रखिएगा कि एरर ऑफ कमीशन का मतलब यह है कि नेचर ऑफ अकाउंट तो बिल्कुल सही लिखा है लेकिन टाइटल ऑफ अकाउंट इज रॉन्ग। ये आपके बुक की डेफिनेशन होगी जो कि एरर ऑफ कमीशन में दी हुई है। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं, इट्स मीन दैट एसेट is recorded as asset but with other name। यार आपने एसेट को एसेट ही लिखा है
लेकिन किसी और नाम से लिख दिया है, लायबिलिटी को लायबिलिटी ही लिखा है लेकिन किसी और नाम से लिख दिया है, रेवेन्यू को रेवेन्यू ही लिखा है लेकिन किसी और नाम से लिख दिया है, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस ही लिखा है लेकिन किसी और डिफरेंट टाइटल से लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, उसको आपने फर्नीचर समझ लिया, गलती से बाय मिस्टेकनली फर्नीचर के अकाउंट को डेबिट कर दिया। आपने रेंट एक्सपेंस पे करा था, आपने रेंट पे करा था, आपने बाय मिस्टेकनली उसको जो है रिपेयर एक्सपेंस में डाल दिया, या आप क्यों कहते हैं सैलरीज एक्सपेंस में डाल दिया। आपने जो है फॉर एग्जाम्पल अकाउंट पेबल जो है किसी क्रेडिटर से गुड्स खरीदे थे, आपने उसको बाय मिस्टेकनली बैंक लोन में डाल दिया, लायबिलिटी को लायबिलिटी लिखा है लेकिन किसी और टाइटल से। आपने गुड्स सोल्ड आउट करे थे तो आपको जो है सेल्स क्रेडिट करनी चाहिए थी, तो आपने कंसल्टेंट इनकम में डाल दी, कंसल्टेशन फी इनकम में डाल दी। रेवेन्यू को रेवेन्यू ही समझाए लेकिन किसी और नाम से लिख दिया। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा तो आपके पास ये जो है एंट्री एक बहुत दिखती है कि हमने सोल्ड गुड्स टू टी टॉपर, एक आपके बहुत मशहूर ज़माना सोल्ड गुड्स टू टी टॉपर, हमने गुड्स सोल्ड आउट करे हैं टी टॉपर्स। सोल्ड गुड्स टू टी टॉपर्स $7,000 wrongly recorded sold goods to tea topper $7,000 wrongly recorded in P toppers। भाई आपके दो कस्टमर्स थे, एक का नाम टी टॉपर था और एक का नाम पी टॉपर था। अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेकनली, हमने गुड्स बेचे हैं टी टॉपर को और अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेकनली पी टॉपर्स के अकाउंट में पोस्ट कर दी एंट्री। यानी अब देखें आपके पास वही चीज़ मैंने कहा था लास्ट क्लास के अंदर, आपको ये याद रखना है कि राइट एंट्री को हम शॉर्ट वे में RE भी कह सकते हैं, पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको रफ वर्क में राइट एंट्री यूँ बनानी पड़ेगी। आप जब सोल्ड गुड्स करते हैं, आपने बहुत मरतबा एंट्री पढ़ी होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, यानी ये एंट्री पास करनी चाहिए थी। क्या टी टॉपर को आपको डेबिट करना चाहिए था बाय $7,000 और सेल्स को आपको क्रेडिट करना चाहिए था बाय 7,000, लेकिन आपने रॉन्ग एंट्री में बाय मिस्टेकनली क्या लिख दिया, आपने अकाउंट रिसीवेबल को अकाउंट रिसीवेबल तो लिखा है लेकिन बाय मिस्टेकनली आपने किसी और कस्टमर के अकाउंट में डाल दी। आपने पी टॉपर्स के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी 7,000 से। सेल्स अपनी जगह पे बिल्कुल सही लिखा है 7,000, ये राइट एंट्री बनानी चाहिए थी, ये रॉन्ग एंट्री पास कर दी। भाई आपको अकाउंट रिसीवेबल टी टॉपर को डेबिट करना चाहिए था, आपने उठाकर अकाउंट रिसीवेबल पी टॉपर के अकाउंट में लिख दिया। तो अब क्या करेंगे आप, जो इसकी करेक्ट एंट्री बनेगी, पहले आपने राइट एंट्री बनाई, फिर आपने रॉन्ग एंट्री बनाई, अब आप बनाएंगे करेक्ट एंट्री। और करेक्ट एंट्री में अगर आप देखें तो सेल्स अपनी जगह पे बिल्कुल सही क्रेडिट हुआ है बच्चों। अब इसके दो तरीके हैं, जो सही चीज़, ये तो लिखना चाहिए था, आपने लिखा ही नहीं बेटा, ये तो लिखना चाहिए था, आपने तो ये लिख दिया जो कि गलत है, ये नहीं लिखना चाहिए था। टी टॉपर को डेबिट करना चाहिए था, आपने पी टॉपर को डेबिट कर दिया है। अब इसके बहुत आसान तरीका है, जो असल चीज़ है, जो राइट चीज़ है, उसको पहले लिख लो, आपके ऊपर है। वापस से बताता हूँ, अभी पहले देखें, अकाउंट रिसीवेबल जो करेक्ट राइट चीज़ है, जो लिखनी चाहिए थी उसूलन, यानी टी टॉपर को डेबिट करना चाहिए था, तो टी टॉपर को आप डेबिट कर दो। और ये जो आपने इसको गलती से डेबिट कर दिया है बच्चों, इसका तो कोई काम ही नहीं था,
ये तो आपको लिखना ही नहीं चाहिए था। तो मेरा सवाल ये है कि इसको ख़त्म करने के लिए जो चीज़ अकाउंटिंग में डेबिट साइड पे लिख दी है, अगर कोई चीज़ आपने डेबिट साइड पे लिख दी है तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे आसान तरीका है उसको आप क्रेडिट कर दो। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपने अगर कोई चीज़ बाई मिस्टेकनली डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दी है तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कैंसिल आउट करने के लिए पी टॉपर का तो नाम वो निशान नहीं था, तो आपने 7,000 से पी टॉपर को क्रेडिट कर दिया। तो आपको पेपर में इस करेक्ट एंट्री को ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे। अच्छा, एक एंट्री में जो है ना अकाउंटेबल टी टॉपर और सेल्स लिखा होगा, एक ऑप्शन में ए में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो, एक बी ऑप्शन में अकाउंटेबल टी टॉपर और सेल्स लिखा होगा, फिर सी ऑप्शन में जो कि करेक्ट आंसर है अकाउंट रिसीवेबल टी टॉपर डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल पी टॉपर क्रेडिट लिखा होगा, और एक और जो डी ऑप्शन होगा उसके अंदर उन्होंने और मज़ीद गलती कर दी कि अकाउंट रिसीवेबल टी टॉपर को और डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल टी टॉपर को क्रेडिट कर दिया। बहुत कॉन्सेप्ट वाले सवाल आते हैं, तो होपफुली ये आपको एरर ऑफ कमीशन जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह की बेतहाशा एंट्रियाँ हैं। एक और एग्जांपल आपको वर्बल दे दूँ कि पेड रेंट एक्सपेंस $10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट। रेंट एक्सपेंस दिया था, आपने गलती से सैलरीज एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। आपके राइट एंट्री बननी चाहिए थी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, रॉन्ग एंट्री में आपने सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट कर दिया। अब करेक्ट एंट्री में आप रेंट एक्सपेंस को वापस से डेबिट कर दो और सैलरीज एक्सपेंस को जो गलती से आपने बाय मिस्टेकनली अकाउंटेंट ने डेबिट साइड पर लिख दिया था उसको क्रेडिट कर दें। तो ये आपके पास सेकंड टाइप का एरर अल्हम्दुलिल्लाह जिसका नाम था एरर ऑफ कमीशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया। पहले हमने एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीट करा था, अब एरर ऑफ कमीशन हमने जो है कंप्लीट करा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एरर आ रहा है दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट एरर जो थर्ड है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये कहलाता है उसूलों की गलती बच्चों, दिस कॉल्ड उसूलों की गलती, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर तो इसमें क्या करेंगे हम, इन एरर ऑफ प्रिंसिपल, इन एरर ऑफ प्रिंसिपल वेयर नेचर ऑफ अकाउंट इज रॉन्ग। लो भाई, ये तो बहुत बड़ा आपने जो है गुनाह कर दिया है। वेयर नेचर ऑफ अकाउंट इज रॉन्ग, तो बात ही ख़त्म हो गई। एसेट को फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपेंस लिख दिया, एक्सपेंस को आपने एसेट लिख दिया। इसको मैं अपने वे में बताऊंगा, इट्स मीन दैट, ताकि आपको याद रहे, एसेट इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। सर तो ये एरर पकड़ में क्यों नहीं आता? बेटा एसेट भी डेबिट में लिखा जाता है और एक्सपेंसेस भी डेबिट में होते हैं, तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता ही नहीं है। एसेट इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, asset is recorded as expense, liability is recorded as revenues। इम्पैक्ट इसलिए नहीं आता कि लाइबिलिटीज़ भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती हैं और रेवेन्यूज़ भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती हैं। लाइबिलिटीज़ इज रिकॉर्डेड एज कैपिटल, लाइबिलिटीज़ भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है और कैपिटल भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। हाँ, आप ये नहीं कहेगा कि एसेट को आपने लाइबिलिटी लिख दिया, इसलिए कि एसेट डेबिट साइड पे आता है और लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट साइड पर आती है। तो एक चीज़ डेबिट को क्रेडिट में लिख दिया, तो ये तो फिर वो आपका एरर विच, हमारे जो सेकंड टाइप के एरर हैं, एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, इससे तो आपका ट्रायल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगी, आपकी क्रेडिट साइड बड़ी हैवियर हो जाएगी और डेबिट साइड कम हो जाएगी।
अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं पर्टिकुलरली, ये ज़रा वापस से रिपीट कर दूं कि एसेट और एक्सपेंस दोनों डेबिट साइड पर होते हैं, लाइबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यूज क्रेडिट साइड पर होते हैं। तो लाइबिलिटी को कैपिटल लिख दिया, कैपिटल को लाइबिलिटी लिख दिया, लाइबिलिटी को रेवेन्यू लिख दिया, रेवेन्यू को लाइबिलिटी लिख दिया, तो ये आपके पास जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल में शुमार होंगे। अब आप इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, आपने परचेज करा है, परचेज, ये सबसे ज़्यादा आपके पास जो ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपको बहुत सारी बुक्स में दिखेंगी। परचेज मोटर व्हीकल, कंपनी ने मोटर व्हीकल ख़रीदा है फॉर $90,000, 90,000 रुपये का मोटर व्हीकल ख़रीदा है। मोटर व्हीकल की नेचर एसेट, wrongly recorded in motor vehicle expense account। भाई आपने मोटर व्हीकल खरीदी थी 90,000 रुपये की, उसको आपने बाय मिस्टेकनली मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट में लिख दिया। एक चीज़ आपके पास एसेट थी, उसको आपने एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। तो मेरा सवाल आपसे है कि इसकी जो राइट एंट्री बननी चाहिए थी, कंपनी ने मोटर व्हीकल ख़रीदा है तो राइट एंट्री जो बननी चाहिए थी, मोटर व्हीकल को आपको करना चाहिए था डेबिट बाय $90,000 एंड कैश क्रेडिट बाय $90,000। ये राइट एंट्री बननी चाहिए थी, लेकिन बाय मिस्टेकनली हमारे अकाउंटेंट ने मोटर व्हीकल को, जो कि नॉन करंट एसेट खरीदा है, मोटर व्हीकल रिपेयर एक्सपेंस में डाल दिया। मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट, मैंने इसको यूँ चेंज करा है ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आए। मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट में डाल दिया। तो अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेकनली मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया। वो समझा कि हमने शायद मोटर व्हीकल को जो है सही करवाया है, उसकी जो है मेंटेनेंस वगैरह करवाई है, हालांकि हमने जो है रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं करवाई है, हमने तो मोटर व्हीकल परचेज किया था। तो अब मुझे बताइए कि ये राइट एंट्री बननी चाहिए थी और ये आपने रॉन्ग एंट्री बना दी बच्चों। अब आप क्या करोगे, जो करेक्ट एंट्री बनेगी, आपके दो तरीके हैं। जो असल चीज़ है उसको पहले लिख दो, क्या चीज़ सही थी, मोटर व्हीकल को आप करेंगे डेबिट, और क्या चीज़ आपने गलत लिख दी है, आपने मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया है, तो आप मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट। जो असल चीज़ है उसको आपने डेबिट कर दिया, और जो आपने गलती से डेबिट कर दिया था मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट को, तो उसको आपने ख़त्म करने के लिए, डेबिट पे कोई चीज़ गलत लिख दी है तो उसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दो। तो ये आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल की ये तीसरे टाइप का एरर आ गया, जिसमें आपने नेचर ऑफ अकाउंट ही गलत लिख दी है। नेक्स्ट अगर हम जाएं एरर पे, एरर नंबर 4 पे, दैट इज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या नाम है? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर नंबर 4 का नाम है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सर इसका क्या मतलब है? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पहले इसकी डेफिनेशन लिख दें। इन एरर ऑफ
original entry, in error of original entry where nature of account is correct, नेचर ऑफ अकाउंट भी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, सही लिखा है, एसेट को एसेट ही लिखा है, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी लिखा है, नेचर ऑफ अकाउंट इज करेक्ट एंड टाइटल ऑफ अकाउंट is also correct. Nature of account is correct and title of account is also correct. But सर जब सब कुछ सही है तो फिर क्या गलती है? नेचर आपने सही लिख दिया, टाइटल सही लिख दिया, तो फिर क्या गलती है? But entire entry has been overstated or understated. पूरी की पूरी एंट्री को आपने ओवरस्टेट लिख दिया या अंडरस्टेट लिख दिया. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखें तो आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. दोनों चीज़ हो सकती हैं, यानी आपने बढ़ा के भी शायद लिख दिया या कम करके लिख दिया. सिंपल सी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा. कैश सेल्स ऑफ $5,700, आपने 5,700 रुपये के गुड्स जो है वो बेचे थे. कैश सेल्स ऑफ डॉलर, ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कर रहे हैं हम, सही है. कैश सेल्स ऑफ $5,700 wrongly recorded as $9,000. या कैश सेल्स करी थी आपने 5,700 की, अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेकनली 9,000 से एंट्री बना दी. राइट एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट. बच्चों 5,700 से एंट्री बनानी चाहिए थी. अब देखो कैश में भी कैश सेल्स की एंट्री कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट होता है, बिल्कुल सही है, और राइट एंट्री ये बननी चाहिए थी. बाय मिस्टेकनली रॉन्ग एंट्री क्या बनाई है ज़रा ये देख लो. कैश को डेबिट ही करा है, सेल्स को क्रेडिट ही करा है, 5,700 को 9,000 लिख दिया है बाय मिस्टेकनली. तो अब मुझे बताओ, पूरी की पूरी एंट्री को आपने ओवर स्टेट कर दिया है. तो अब करेक्ट एंट्री है, आपने माल बेचा है 5,700 का और आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको जो लिख रहे हैं वो 9,000 रुपये लिख रहे हो. तो अब आप क्या करोगे, दोनों का फ़र्क निकालोगे, इससे कि 5,700 का तो सही लिखा था, उसमें से आपने 9,000 माइनस करा तो 3,300 जो है वो आपने ज़्यादा लिख दिया है. आपने 5,700 को बाय मिस्टेकनली अकाउंटेंट ने 9,000 लिख दिया डेबिट और क्रेडिट दोनों में. तो अब इसका तरीकाकार क्या है, सेल्स को कम कर दो बच्चों, सेल्स को कम करने के लिए आप डेबिट कर दो और कैश को कम करने के लिए क्रेडिट कर दो. दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इसकी अगर चाहो तो एक और इसलिए कि ये ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, जिससे आपको दोनों क्लॉजेस से समझ में आ जाए. मैं अपनी एग्जाम्पल को बस वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ तो शायद आपको और बेहतर समझ में आ जाए. इसमें हमने कैश सेल करी थी 5,700 को गलती से 9,000 लिख दिया है. अब आप यूँ लिख लो, कैश सेल्स की एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहा हूँ. कैश सेल्स ऑफ $19,000 wrongly recorded as $10,000. अब मेरा सवाल यह है कि सबसे पहली बात, कंपनी ने कितने का गुड्स सोल्ड आउट करे, कैश सेल्स
19,000 की, तो एंट्री बननी चाहिए थी सिंपल दैट कैश डेबिट 19,000 और सेल्स क्रेडिट बाय 19,000, ये राइट एंट्री बननी चाहिए थी। अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेकनली रॉन्ग एंट्री क्या बनाई है, कैश को बच्चों डेबिट ही कराए, सेल्स को बच्चों क्रेडिट ही कराए, लेकिन गलती से जल्दी जल्दी में दोनों जगहों पे 10,000 रुपये लिख दिया, कोई भी वजह से गलती हो गई, ह्यूमन एरर। वापस चेक करो तो पता चला 19,000 रुपये के गुड्स बेचे थे, तो डेबिट और क्रेडिट में 19,000 रुपये आने चाहिए थे। अकाउंटेंट ने दोनों जगहों पे 10,000 रुपये लिख दिया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कैश को कैश ही लिखा, सेल्स को सेल्स ही लिखा, लेकिन कम से लिख दिया है। तो अब मेरा सवाल है कि आपके पास जो करेक्ट एंट्री बनेगी बच्चों, आप जो है कैश को और मजीद बढ़ा दोगे, फर्क लोगे, डिफरेंस 9,000 रुपये से मजीद एंट्री को बढ़ा दोगे तो खुद ब खुद 19,000 पे पहुंच जाएंगे। भाई ये तो राइट एंट्री बनानी चाहिए थी तुम लोगों को, आपने ये तो बनाई नहीं, आपने कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट करके 10,000 से एंट्री बना दी, तो उसमें मैंने 9,000 का इजाफा कर दिया तो खुद ब खुद 19,000 पे एंट्री पहुंच गई। आपको 4 ऑप्शन में से करेक्ट एंट्री को आपको जो है टिक करना होगा। पेपर में सवाल किस तरह आएगा ये भी सुन लो। लिखा हुआ है कैश सेल्स ऑफ $19,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज $10,000, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री फॉर दिस एरर। लिखा हुआ है व्हाट इज द करेक्ट एंट्री फॉर दिस एरर। तो इसका सबसे आसान वे यह है कि यू हैव टू मेक राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड करेक्ट एंट्री। राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री के बगैर आप करेक्ट एंट्री नहीं बना सकते। ये चैप्टर का टूल है बच्चों। तो फुली आपको बहुत अच्छी तरीके से एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री समझ में आ गया होगा, जो कि हमारा एरर नंबर 4 है। अब अगर हम मजीद बात करें तो आपके पास ये आपके 4th वाला एरर था। अब हम जो है 5वें एरर की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोजिशन। नाम है ट्रांसपोजिशन एरर। सर इसमें क्या हुआ है, ट्रांसपोजिशन एरर या एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो एक ही बात है। पहले इसकी डेफिनेशन बता दें जो बुक में लिखी हुई है। इन एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन where nature of account is correct, नेचर ऑफ अकाउंट जो है बिल्कुल परफेक्ट है, सही लिखे है, नेचर ऑफ अकाउंट इज करेक्ट। टाइटल ऑफ अकाउंट इज ऑल्सो करेक्ट। टाइटल ऑफ अकाउंट is also correct, but transaction amount is interchange। भाई पूरा के पूरी एंट्री सही है, ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है वो इंटरचेंज हो गया है। सर क्या मतलब, एग्जाम्पल देखो तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्या है इसका मतलब। इसके अंदर भी मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल पेश करूंगा। रेंट एक्सपेंस के लिहाज से ले लो, पेड रेंट एक्सपेंस। आपने रेंट एक्सपेंस पे करा है $72, बहुत आसान सी एंट्री से, ताकि आपको रॉन्गली रिकॉर्डेड एज $27, जो ट्रांजैक्शन के डिजिट्स हैं उसको आपने इंटरचेंज कर दिया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन एरर। तो सर एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में क्या था, उसमें अमाउंट को कुछ ना कुछ और लिख दिया है। उस जो ओरिजिनल अमाउंट था उसकी जगह पे आपने कोई और लिख दिया। 19,000 को 10,000 लिख दिया, 19,000 को 91,000 लिख दिया।
19,000 को आपने 79,000 लिख दिया। लेकिन एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन में मैं इसको यूं आसान करने के लिए स्टूडेंट्स को कहता हूं कि यूं समझ लो कि ये 2 डिजिट का नंबर है और उसको ही चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो आपने 72 का जो है वो रेंट एक्सपेंस पे करा था, तो राइट एंट्री में आपको जो एंट्री पास करनी चाहिए थी बच्चों, वो एंट्री बननी चाहिए थी। सारे स्टूडेंट्स को डबल एंट्रीज में बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि रेंट एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो, और कैश क्रेडिट, ये राइट एंट्री पास करनी चाहिए थी बच्चों। आपके पास रॉन्ग एंट्री क्या बनी है ये जरा देखो। अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेकनली रेंट एक्सपेंस को तो डेबिट करा है बच्चों और कैश को क्रेडिट करा है, लेकिन बाय मिस्टेकनली इस एंट्री को रिवर्स लिख दिया, यानी अमाउंट रिवर्स कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, 72 को 27 लिख दिया, यानी कम लिख दिया। तो अब इसके जो करेक्ट एंट्री बनेगी, आई मीन टू से दैट, उसमें आप रेंट एक्सपेंस को बढ़ाओगे ही बच्चों, आप रेंट एक्सपेंस को बढ़ा के लिखोगे और कैश को भी बढ़ाओगे, यानी कि पूरी की पूरी एंट्री एज इट इज बनेगी, लेकिन दोनों अमाउंट्स का आपको डिफरेंस देना है 45। एक और बात बताऊं, ट्रांसपोजिशन एरर में जब भी आप डिफरेंस से अमाउंट बनाओगे तो हो सकता है आपको एंट्री बढ़ानी पड़े या एंट्री कम करनी पड़े। इस वाले एग्जाम्पल के अंदर आपने रेंट एक्सपेंस 72 का दिया था तो गलती से 27 लिख दिया है, यानी कम लिख दिया है, तो आपको मजीद एंट्री बना जो है इंक्रीज करनी पड़ी, बढ़ानी पड़ी। आपने रेंट एक्सपेंस को 27 रुपये से लिखा हुआ था, उसमें 45 आपने और ऐड कर दिया तो वो जाकर 72 हो गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक और एग्जांपल, इसी को अगर हम रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल नंबर 2, और इसमें आप क्या करें कि पेड रेंट एक्सपेंस हमने करा है, कंपनी ने रेंट एक्सपेंस पे करा है बच्चों, और वो करा है डॉलर, सिंपल इज दैट, 27 डॉलर का आपने जो है रेंट एक्सपेंस पे करा है, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज $72। यार आपने गलती से उसको बढ़ा के लिख दिया है। अब मुझे बताओ, राइट एंट्री जो बननी चाहिए थी, आपके पास एंट्री बननी चाहिए थी, रेंट एक्सपेंस को आपको डेबिट करना चाहिए था 27 से, और कैश को क्रेडिट करना था 27 से। रॉन्ग एंट्री में आपने जो एंट्री पास करी है, आपने रेंट एक्सपेंस को बिल्कुल सही जो डेबिट करना था ऑफिशियली डेबिट ही करा है, कैश को क्रेडिट ही करा है, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से 72 से एंट्री पास कर दी बच्चों। तो कोई मुझे बताएगा कि करेक्ट एंट्री क्या बनेगी इसकी? करेक्ट एंट्री में आपने पूरी एंट्री को आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा के ओवर स्टेट कर दिया, तो कैश को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, कैश को आपको डेबिट करना पड़ेगा, और रेंट एक्सपेंस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, और वो भी आपका बैलेंसिंग अमाउंट, यानी कि जो आपका बैलेंस डिफरेंस अमाउंट, दैट इज़ 45। अब मेरा सवाल ये है कि मैं काफ़ी मरतबा जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये कुछ समझ नहीं आया कि कब एंट्री बढ़ानी है और कब एंट्री कम करनी है। तो मैं इसका सिंपल जवाब देता हूँ कि आपको एरर ही नहीं समझ में आया। जब आप मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, कभी आप करेक्ट एंट्री में एंट्री बना रहे हैं रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, और कभी आप बना रहे हैं कैश डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। भाई ऊपर वाले एरर में रेंट एक्सपेंस $72 का दिया था, उसको आपने 27 लिख दिया, यानी कम लिखा है, तो आपको एंट्री और मज़ीद इंक्रीज बढ़ानी पड़ेगी। और सेकंड एग्जाम्पल के अंदर आपने रेंट एक्सपेंस सिर्फ $27 के आपने पेमेंट करी है, अकाउंटेंट बाय मिस्टेकनली $72 लिख रहा है, उसी का ऑपोजिट, यानी एंट्री को आपने ओवर स्टेट कर दी। तो अब आपको जो है रेंट एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा और कैश को डेबिट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन और ट्रांसपोजिशन एरर। और जो इससे पहले वाला एरर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे 5 एरर्स जो है वो कंप्लीट आउट हो गए। दैट इज एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल,
एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, सबकी करेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। ये बेतहाशा आपका वेटेड है, FA1 में भी आता है, FA2 में भी आता है और F3 में भी एग्जामिन होता है। इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 एरर्स एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन तक हमने कंप्लीट आउट करे। अब हमारे सिर्फ 2 एरर्स और रह गए। टोटल 7 किस्म के 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर हैं विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब आपके पास जो छठा एरर है वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है, यानी उसका नाम है एरर ऑफ रिवर्सल, और इसका दूसरा नाम कंप्लीट रिवर्सल एरर भी है। इसका दूसरा नाम कंप्लीट रिवर्सल एरर भी है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख दें। इनकम्प्लीट रिवर्सल एरर, इनकम्प्लीट रिवर्सल एरर where the entire entry, entire का मतलब पूरी की पूरी एंट्री, where the entire entry has been reversed। भाई आपने पूरी की पूरी एंट्री को रिवर्स्ड लिख दिया है, उल्टा लिख दिया। डेबिट को क्रेडिट में लिख दिया और क्रेडिट को डेबिट में लिख दिया। इट मीन्स दैट debit is recorded in credit side and credit is recorded in debit side। पूरी एंट्री को रिवर्स होना जरूरी है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का रट्टाफिकेशन भी लगा देते हैं। अभी आपको इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एग्जांपल एक इसकी बहुत आसान इसलिए कि आपको पता है बच्चों को जो यहाँ पे रट्टाफिकेशन हो जाता है तो उनको ज़रा सा जल्दी याद हो जाता है। मिसाल दूंगा इसके अंदर, परचेज़ करा है आपने, परचेज ऑफिस फर्नीचर करा है आपने, परचेज ऑफिस फर्नीचर for $18,000 wrongly recorded कभी लिखा होगा wrongly recorded completely reversed, और कभी लिखा हुआ आएगा कि is recorded, debit is recorded in credit side and credit is recorded in debit side, या लिखा होगा ऑफिस फर्नीचर इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड एंड कैश इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। तो तुम समझ जाना कि कंप्लीट रिवर्सल एरर है। अब मुझे बताओ कि ये सारे स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह डबल एंट्रीज आपको बिल्कुल पक्की पानी की तरह याद होनी चाहिए। मेरा सवाल है, ऑफिस फर्नीचर आपने परचेज करा है तो आप एंट्री बनाओगे, ऑफिस फर्नीचर को आप करोगे डेबिट 18,000 से। ये राइट एंट्री बनानी चाहिए थी, आपने उसको रॉन्ग एंट्री में बना दिया। कैश को आपने कर दिया डेबिट, पूरी एंट्री रिवर्स कर दी ना भाई। और ऑफिस फर्नीचर को आपने कर दिया क्रेडिट, आपने उठा के ऑफिस फर्नीचर को कर दिया क्रेडिट। तो मेरा सवाल है, इसकी जो करेक्ट एंट्री बनेगी, जो राइट एंट्री है, मैंने स्टूडेंट्स का जो राइट एंट्री है वो पूरी एज इट इज बन जाएगी। बस फर्क ये है कि डबल अमाउंट से बनेगी। सर डबल अमाउंट से क्यों बनेगी? बेटा जो आपने डेबिट को क्रेडिट में लिखा था और क्रेडिट को डेबिट में लिखा था, तो एक दफ़ा लिखने से वो इम्पैक्ट ख़त्म होगा और दूसरी मरतबा लिखने से वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। सर एक और मिसाल इसके अंदर अगर चाहो, आपको ऑफिस फर्नीचर को
के अकाउंट में, जो आप टी अकाउंट बनाते हो, तो ऑफिस फर्नीचर के अकाउंट में 18,000 रुपये आपको इधर लिखने चाहिए थे अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट ने ये लिखे नहीं, अकाउंटेंट ने 18,000 इधर लिख दिए, अकाउंटेंट ने इधर लिख दिए, जो कि गलत है, जो कि मैं फिर कह रहा हूँ गलत है। अब इसको सही सुधारा कैसा जाए? अब मैं अगर डेबिट में 18,000 लिखूंगा तो इससे इसका इम्पैक्ट ख़त्म होगा, और फिर 18,000 लिखूंगा तो वो चीज़ रिकॉर्ड होगी। तो डबल से एंट्री पास होती है हमेशा कंप्लीट रिवर्सल एरर की। इसकी मैं एक और एग्जांपल स्टूडेंट्स को देता हूँ कि छोटी क्लास में अम्मी ने सवाल पूछा था बेटा, कि एक अम्मी ने जो मैथ्स के अंदर, कि बेटा ये 7 में से अगर आप प्लस के हिसाब से बता दूं, अम्मी ने सवाल करा 7 में 2 जमा करो। तो मेरा सवाल है कि आपको फ़ौरन आंसर क्या देना चाहिए था 7 में अगर आप 2 जमा करें? तो बहुत आसान सी एग्जांपल में, बड़ा मेरे ये एग्जांपल बड़ी फेमिलियर हुई थी, स्टूडेंट्स को याद है। 7 में 2 जमा करो तो आपको आंसर देना चाहिए था अम्मी को 9। ये तो आपको लिखना चाहिए था, आपने ये नहीं करा। गलती से बच्चे ने 7 + 2 यानी कि उल्टे माइनस कर दिए, जहाँ प्लस करना था तो उल्टे माइनस कर दिए। लिखा हुआ प्लस है, साइन तो प्लस का डला हुआ है, लेकिन देखा नहीं और उसको उल्टा उठा के कर दिया माइनस। अब जब देखा कि भाई ये क्या कर दिया, अब अम्मी कह रही हैं कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ जमा करो कि हम जो है करेक्ट आंसर यानी 9 पर आ जाएं। भाई कुछ ऐसा जादू दिखाओ, मुझे नहीं पता, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ऐसा कुछ करो, हम 5 पर पहुंचे हुए हैं। गलत काम तो कर दिया तुमने, अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ ऐड करो कि हम खुद ब खुद 9 पे आ जाएं। तो 2 का डबल ऐड करेंगे, यानी अमाउंट का डबल ऐड करेंगे तो हम खुद ब खुद करेक्ट पे पहुंच जाएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्यों डबल अमाउंट से रिकॉर्ड किया जाता है। लास्ट एरर, एरर नंबर 7, जादुई एरर कहता हूं उसको मैं, कंपनसेशन एरर, मौजज़ाती एरर कहता हूं उसको मैं। कंपनसेशन एरर, कंपनसेटिंग एरर, जो भी लिखना चाहो। इसकी डेफिनेशन पहले देख लो। इन कंपनसेटिंग एरर, where there is a difference in one transaction in debit side, simultaneously आपने जो है कोई एक एंट्री बनाई थी जिसका एरर जो है डिफरेंस आ रहा था डेबिट साइड पे। इन कंपनसेटिंग एरर वेयर देयर इज अ डिफरेंस इन वन ट्रांजैक्शन इन डेबिट साइड, साइमल्टेनियसली there is a difference in another transaction in credit side। एक डिफरेंस जो है डेबिट साइड पे क्रिएट हो गया और मौजूदाती तौर पे एक और डबल एंट्री बनी बुक्स के अंदर, और उसके अंदर जो है डिफरेंस वही अमाउंट, सेम अमाउंट का क्रेडिट साइड पे आ गया। एंड देयर इज अ डिफरेंस इन अनदर ट्रांजैक्शन इन क्रेडिट साइड, बट द डिफरेंस इन बोथ ट्रांजैक्शन
इज सेम। जो फ़र्क डेबिट साइड पे जिस अमाउंट का आया था इतना ही इंटायरली सेम जो है बिल्कुल क्रेडिट साइड पे आया। तो दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया, यानी यूँ कह लो कि एक दूसरे को छुपा लिया। जितना फ़र्क डेबिट साइड पे था वो आइडेंटिफाई हो जाता, वो प्रोमिनेंट हो जाता। लेकिन मसला ये हुआ कि एक और ट्रांजैक्शन जो है बनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, और उसमें भी एक गलती हो गई अकाउंटेंट से, और इतनी ही की गलती हुई जितनी डेबिट साइड पर हुई थी। एग्जाम्पल देखें, बड़ी ज़बरदस्त आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल। और इसमें हमेशा दो आपको ट्रांजैक्शन दी होंगी तो आप फ़ौरन समझ भी जाओगे ये कंपनसेटिंग एरर है। सिंपल सी एक कैश सेल्स ऑफ $9,000 wrongly recorded in sales account as $900। भाई 9,000 रुपये की गुड्स सोल्ड आउट करे थे तो आपने सेल्स के अकाउंट में सिर्फ 900 रुपये लिख दिए। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, और आपने कैश परचेजेस करी थी, कैश परचेजेस ऑफ $9,000 wrongly recorded in purchases account as $900। अब अगर आप देखो तो इसमें आपके पास दो एरर्स आए हैं बच्चों। पहले आपने कैश सेल करा तो राइट एंट्री मेरे लिहाज से जो बननी चाहिए थी आपके पास, वो बननी चाहिए थी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट करनी चाहिए थी 9,000 से। और रॉन्ग एंट्री में कैश सेल्स कर थी आपने 9,000 रुपये की, गलती से अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेकनली सेल्स अकाउंट में 900 रुपये लिख दिया। कैश में फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ 9,000 ही लिखा है, लेकिन सेल्स के अकाउंट में 900 रुपये लिख दिया। यानी आप खुद सोचो 8,100 रुपये कम लिखें। ये एरर तो आइडेंटिफाई होना चाहिए ना। आपकी डेबिट साइड भारी हो गई है और क्रेडिट साइड कम है, लेकिन अब ज़रा देखो ये तो एरर आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए था, इसलिए कि आपकी डेबिट साइड जो है ट्रायल बैलेंस की जो है वो भारी हो जाती और क्रेडिट साइड कम होती। लेकिन मौजूदाती तौर पर बुक्स ऑफ अकाउंट में एक और ट्रांजैक्शन हुई कैश परचेजेस की, तो उसकी राइट एंट्री जो बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। 9,000 रुपये से ये एंट्री पास करनी चाहिए थी अकाउंटेंट को। उसमें भी उसने एक एरर कर दिया, उसने परचेजेस को डेबिट कर दिया 900 से, और इधर भी कैश पूरा 9,000 ही लिखा है। तो अगर आप देखो तो इधर आपने इस पहली ट्रांजैक्शन में इधर 8,100 कम लिखे थे क्रेडिट साइड पे, और दूसरी ट्रांजैक्शन में आपने 8,100 जो है डेबिट साइड पे कम लिखे हैं। तो देखा जाए तो दोनों के दोनों जो है कंपनसेट हो गए, ओवरलैप हो गए, लेकिन बहुत ही मौजूदाती तौर पे कि बिल्कुल एरर बिल्कुल सेम अमाउंट के हो तो दोनों जो है छुप जाएंगे और बहुत ही आपके पास जो है ये मुश्किल से आइडेंटिफाई होता है। अब मेरा सवाल ये है आपसे, आप इसकी जो करेक्ट एंट्री बनाओगे, आप जो इसकी करेक्ट एंट्री बनाओगे वो आपके पास क्या बनेगी कि परचेजेस को आप डेबिट कर दोगे 8,100 से बढ़ा दोगे, और सेल्स को भी बढ़ा दोगे 8,100 से, तो ये दोनों एरर्स आपके सही हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ कंपनसेशन भी बोलते हैं और कंपनसेटिंग एरर भी कहा जाता है। तो होपफुली आपको ये सातों किस्म के एरर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कंप्लीट आउट करा, जो हमारे करेक्शन ऑफ एरर का पार्ट ये है, यानी कि एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप इस दोनों वीडियोस को, इससे पहले वाली वीडियो को भी अच्छी तरह से देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैंने हर एक को एक्सप्लेन कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।